Don't forget to subscribe our channel and for more videos, press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं AH शो। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कोविड-19 की वजह से कुछ दिनों से हमारे जो है वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो ऑनलाइन था या वीडियो पे हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज हमने जो है वो शेख साहब से दरख्वास्त किया कि थोड़ा सा टाइम हमें दे दें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख राशिद शफीक साहब, एमएनए हैं रावलपिंडी से। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा शेख साहब, सबसे पहले तो बताएं कैसी गुजरी ईद आपकी? ईद यहाँ पे गुजरी जी, लाल हवेली में लोगों के साथ बैठ के सुबह हम आ गए थे ईद पढ़ के 9 बजे, शाम मगरब तक बैठे रहे। मैं भी शेख रशीद अहमद साहब भी कोशिश की है जो पंजाब हुकूमत के SOP थे उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंस के साथ तो लोगों को मास्क भी तकसीम किए हैं, जो मिलने हैं उनको तकीद भी की है कि ये एक बीमारी है, एक वबा है, इसको मजाक ना समझा जाए। जो फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट के SOP थे उसके मुताबिक हमने ईद गुजारी। ठीक है शेख साहब, मैं थोड़ा सा जैसा कि कोरोना के हवाले से तो थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि PTI कैसी जा रही है? PTI ज़बरदस्त जा रही है जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आज आपने पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से देखा रिलीफ दिया है, और इंडिया में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, बांग्लादेश में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं हमारे से 50, 60, 70 गुना इस वक्त ज़्यादा है। आलमी मंडी तो गिरी है, लेकिन हमने पड़ोस को भी देखना है। और वो प्राइम मिनिस्टर ने 3 महीनों, 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 45 से लेकर 50 रुपये तक का पेट्रोल में रिलीफ दिया है। और जिस तरीके से ये जो 1.5-2 महीने लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के अंदर और लोगों को 12,000 रुपये फ़ी कस जो 116 रुपये लोगों के अंदर तकसीम किया गया, उससे भी लोगों को काफ़ी माली इमदाद हुई। दूसरा ये जो फ़ैसले थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पहले दिन से जो लॉकडाउन के हवाले से कि वो मुखालफत कर रहे थे कि इस तरह का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी बिल्कुल इसमें पिस जाए, वो भी मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म खान का, इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था। लोगों की आज दुकानें खुली हैं, लोग अपने SOP के तहत कारोबार कर रहे हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अब अपना काम जो दूसरे दिगर मराइल में जब मेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए शुरू करने थे, इस कोरोना की वजह से वो सारे काम रुक गए हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इस वबा से हमारी जान छूटे तो फिर इंशाअल्लाह ताला। ठीक है शेख साहब, लॉकडाउन तो खोल दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन खोलने के बाद केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और SOPs को तो आप बेहतर जानते हैं। आप बिल्कुल रावलपिंडी के गढ़ में आप राजा बाज़ार का ही हाल देख लें, SOPs को तो उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। हमने कुछ पिछले दिनों एक सर्वे किया था राजा बाज़ार का, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि SOPs को तो अगर फॉलो नहीं किया जा रहा तो यहाँ हमें कोई देखने वाला भी तो नहीं है, कोई इंतज़ामिया का बंदा मौजूद। देखें जी, ये जितने अंजुमन ताजरान रावलपिंडी शहर के रोज़ पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करते थे और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त करते थे, और हम भी ये समझते थे कि ये वो ताजर तबका था कि लोगों को 12,000 रुपये भी मिल गया, राशन भी मिल गया। लेकिन ये जो ताजर तबका था जो 2 महीने में जिनके मुलाजमीन थे, घरों के बिजली सुई गैस के बिल थे, उनका रोज़ाना की आमदन थी, वो इससे बेहद मुतासिर थे। हमने पहले दिन से कहा कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए, इनकी दुकानें खुलनी चाहिए। जो SOP इन्होंने भी हमारे साथ वादा किया कमिश्नर ऑफिस में और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कि हम क्या नाम है SOP के तहत कारोबार को। मैं आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ। आज शहर की तमाम बाज़ारों में पंजाब हुकूमत के जो SOP उसको कोई फॉलो नहीं किया जा रहा, और हुकूमत ने इनको रिलीफ दिया। जिस दिन रिलीफ दिया हमने उसी दिन इनको कहा था कि बराए मेहरबानी अगर आपने इस रिलीफ को SOP के तहत इस्तेमाल किया तो ये आपका कारोबार चल सकेगा, वरना ये कर्फ्यू की तरफ जाएगा, लॉकडाउन की तरफ जाएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान चारों सूबों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, शाम तक ये फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन मैं वाकई मायूस हुआ हूँ कि जितना SOP ये ताजे बरादरी ने उसको क्या नाम है उसके हवा में उड़ाया ना जी, किसी ने नहीं उड़ाया, और उसके नुकसानात देखने में आ रहे हैं कि रोज़ ब रोज़ केसेस की तादाद बढ़ रही है और रोज़ ब रोज़ अमवात की तादाद बढ़ रही है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मैं लॉकडाउन का हमायती नहीं हूँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जो SOP उस पर अमल दरामद कराना चाहिए, क्योंकि गरीब तबका जो बेरोज़गार हुआ है, जो दुकानदारों के पास 15,000 से लेके 8,000 रुपये तक बेचारा अपना काम करता था, उसके घर तनख्वाह नहीं जा सकी, वो अपना बिजली गैस का बिल नहीं दे सका, गो के 12,000 के लोगों की इमदाद हुई है। अगर ये दोबारा लॉकडाउन लगता है तो दोबारा, क्योंकि इस 4, 5, 10 ईद के दिनों के अंदर 40 अरब के 50 अरब रुपये की लोगों ने ख़रीदारी की है। दुकानदारों ने तो अपना स्टॉक जो 5-5, 10-10 साल से नहीं बिका वो भी बेच डाला है, और उनके पास तो इतने पैसे आ गए हैं कि वो अपना महीने 2-3 महीने का राशन भी डाल के कारोबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन असल मसला हुआ है दिहाड़ीदार तबका,
जी। जो रोज़ाना डेली बेसिस पे जो दिन को कमाता है वो रात को खाता है। अगर खुदा न खासा लॉकडाउन लगा आज शाम को या इस किस्म की कोई तजवीज़ आई तो वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। और पंजाब हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी, जैसा कि आज से हमने लाल हवेली में पहले थोड़ा सा हम भी ढीले पड़े हुए थे, हमने कह दिया कोई शख्स भी लाल हवेली के अंदर मास्क के बगैर नहीं आ सकता। सुबह 9 बजे से हम बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में मास्क लाजमी किया गया, पिंडी में भी आने वाले दिनों में मास्क लाजमी हो जाएगा, जिसका ये डर खौफ पैदा हुआ है कि आज 10-12 दिन से लोग ना मास्क पहन रहे थे ना सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे थे। आज आपको पिंडी शहर के अंदर 100 में से 40% लोगों को मास्क आपके लोगों के चेहरे पे नज़र आएंगे। अगर इस पर ही हमने सख्ती से अमल दरामद करवा लिया तो काफ़ी हद तक इस वबा से हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन दोबारा होने जा रहा है या कर्फ्यू की तरफ सूरत हाल जाएगी? देखिए अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा, शाम को ये फैसला हो जाएगा। अगर खुदा ना खासा ये तादाद 5-7 हज़ार तक आ गई रोज़ की और अमवात 200-300 तक पहुंची तो फिर ये कर्फ्यू क्या लॉकडाउन होगा, फिर इसको कर्फ्यू होगा। क्योंकि इमरान खान ने भरपूर तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम का साथ दिया। इमरान खान साहब पहले दिन से ये कह रहे थे, शेख रशीद अहमद साहब भी कह रहे थे कि खुदा के लिए इस लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने घर में बैठ के उनको 2-2 हज़ार डॉलर दिए हैं। उनकी जो क्या नाम है घरों के किराए थे वो माफ़ कर दिए हैं। उनकी तनख्वाहें उनके घरों पर पहुंच गई हैं और उनका राशन उनके घर के बाहर पहुंच गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में 80% ऐसे लोग हैं जो लोग बेचारे एक टाइम 2 टाइम का मुश्किल से खाना खाते हैं। वो लोग वही हैं जिन्होंने दिन को कमाना है रात को खाना है। वो इससे मैं लॉकडाउन का हमायती नहीं हूँ। SOP के तहत लोगों को कारोबार करना चाहिए। अगर ये SOP में अमल दरामद नहीं करते तो फिर लॉकडाउन ज़रूरी है, फिर ज़रूरी है। ठीक है शेख साहब, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इसमें सबसे ज़्यादा जो साथ दिया वो नौजवानों का था। तो आजकल कुछ नौजवान और कुछ लोग मायूस नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, और क्योंकि जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने, आप क्या समझते हैं कि वो वादे पूरे कर पाए हैं खान साहब? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए 2-पौने 2 साल उनका अरसा हो गया, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के नौजवानों से वादे किए थे कि उनको रोज़गार देंगे, उनको कारोबार देंगे। लेकिन पाकिस्तान मिलाई विरसे में उनको ऐसा कि जो 40 साल से लोगों ने जो कर्ज़े लिए हुए थे और एक कर्ज़े को लुटाने के लिए मुल्क ऐसी जगह पे आ गया था कि मुल्क डिफ़ाल्टर होने जा रहा था। मुल्क जो है ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था। एक तो पहले मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना था। पहला 1 साल तो वज़ीर इमरान खान का इसी पे लग गया कि किसी तरीके से अगर ये इस्लामी ममालिक और हमारे पड़ोसी मुल्क हमारी मदद ना करते तो हम कब के ब्लैक लिस्ट हो चुके होते। बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने हमारी सुनी, हम इस ब्लैक लिस्ट से निकले, डिफ़ाल्टर होने से निकले। उसके बाद ये जो साल था जिसमें हमने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला के लोगों को रोज़गार भी देंगे, लोगों का कारोबार भी चलेगा, लोगों की जो महंगाई का इशू था वो बड़ा इशू था, वो भी उसमें कमी लाएंगे। लेकिन 30, 4, 5, तीसरा या चौथा महीना 23, 22, 21 मार्च से जो चल रहा है क्या नाम है कोरोना, और ये आगे 5-6 महीने भी और चलना या साल चलना, अल्लाह जानता है बेहतर के कब ये ख़त्म होगा। इससे जो हमारे वादे वही थे उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो पैसा हमने नौजवानों पे इन्वेस्ट करना था, जो लोगों को कारोबार पे इन्वेस्ट करना था, इससे जो लोग मुतासर हो चुके थे, जो लोग घरों में बैठ चुके थे, वो हमने उस पर तकसीम किया। लेकिन बहरहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 3-4 महीने में ये कोरोना से हमारी जान छूट जाती है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कौम के साथ वादे किए हैं उस पर बिल्कुल वो कायम दायम है। नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा, कारोबार भी ठीक होगा, मैशत भी ठीक होगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पाँव पर एक दफ़ा फिर खड़ा होगा। ठीक है, कर्ज़ों की आपने बात की तो अभी हाल ही में हमने सुना है, टेलीविज़न में बताया जा रहा है कि PTI तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने जा रही है। लेने नहीं जा रही जी। देखें जो कर्ज़े PTI ने लिए हैं, आखिर उन कर्ज़ों को उनका सूद ही इतना था। अब लोगों को हर बंदा तो नहीं, अगर आप एक दुकानदार को, अगर मिसाल के तौर पे मेरे वाले साहब की एक दुकान है, अगर वो मुझे विरसे में मिलती है, उस दुकान पे जाके जब मैं बैठता हूँ मुझे पता चलता है कि मेरे वाले साहब ने पहले ही लोगों का 10 लाख रुपये देना है और उस 10 लाख को मैंने अदा करने के लिए मेरे पास 10 रुपये ना हो तो मैंने फिर वो कर्ज़े ही ले के तो उस 10 लाख की रकम लोगों को अदा कर लिया ना। ये 40 साल के अरबों रुपए के जो कर्ज़े थे, जो वज़ीर इमरान खान को उतारने में इतना वक्त लग गया, अगर ये कर्ज़े ना उतरते तो 100 रुपये के पीछे जिस तरीके से सूद पड़ा था और मुल्क डिफ़ाल्टर होने जा रहा था, इससे तबाही बर्बादी हो जानी थी। तो ये जो कर्ज़े लिए हैं, इन लोगों की जो याशियाँ थी, जो इन लोगों ने 40 साल से इस मुल्क को लूटा, साबका हुक्मरानों ने, उनकी किस्सें अदा करने पे ये लग गया। और ऊपर से कोरोना आ गया जिसकी वजह से पाकिस्तान तो फिर एक छोटा सा मुल्क है। यहाँ पर जो सुपर पावरें थी उनकी मैशत देखें कहाँ पर आके खड़ा हो गई है।
आज कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो जिसकी मैशत लड़खड़ाई ना हो, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल जो रिलीफ हो सकता है वज़ीर इमरान खान उनको इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है शेख साहब, कर्ज़ों की अदायगी, कर्ज़ों की वापसी, सूद, ये तो पिछली हुकूमतें भी तो अदा कर रही थी। किसी ने कोई वापस नहीं किया जी, मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई कर्जा वापस हुआ तो मुझे बताएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कोई कर्जा वापस हुआ तो मुझे बताएं। इन्होंने तो अपनी मन मर्जी से कर्जे लिए हैं और इनको ये पता था, क्योंकि ये मीटिंग में फैसले डिसाइड हो कि जो आने वाली हुकूमत है, जो वज़ीर इमरान खान की हुकूमत थी, वो इन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ये 6 महीने नहीं चलेगी, कि कर्ज़ों के नीचे ये मुल्क इतना बोझ तले दब चुका था कि 6 महीने जो आने वाली हुकूमत है वो कर्जा नहीं दे सकती, मुल्क डिफ़ाल्टर हो जाएगा, वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा। ये वज़ीर आज़म की दूर रस की जो पॉलिसियाँ जो उन्होंने ज़बरदस्त मैशत के लिए इक़दाम उठाए हैं, उसे यहाँ पे लोग सोचे थे डॉलर 250 रुपये का हो जाएगा, यहाँ पे सोचे पेट्रोल 200 से 300 रुपये का लीटर हो जाएगा, यहाँ पे लोग डीजल मिट्टी का तेल सोच रहे थे ये हो जाएगा। आज कीमतों ने रवस लगाया, गो के कोरोना की वजह से लगाया, लेकिन बहरहाल आने वाले दिन अच्छे हैं। ठीक है शेख साहब, जहांगीर तरीन साहब का एक मामला चल रहा है जिसमें परवेज़ इलाही साहब का भी नाम है, खुसरो बख्तियार साहब भी हैं, उनके भाई भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में ये पहला कमीशन है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। ठीक है, इससे पहले कमीशन बने हैं, बड़े बड़े कमीशन बने, और आज तक किसी वज़ीर आज़म या सदर को ये नहीं हुआ कि 6 महीने बाद 7 महीने बाद उस कमीशन का पता ही नहीं चलता था। इमरान खान साहब ने पहले दिन कहा था कि वो आटा चोरों चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वाय उनके अपने क्यों ना हो, और उन्होंने कौम के साथ ये सच्चा वादा जो किया था कि चाहे इसके लिए उन्होंने कहा था मेरी हुकूमत जाती है चली जाए, लेकिन एक बार ये जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट को ज़रूर जो है ओपन किया जाएगा। रिपोर्ट ओपन हुई है, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं, अगर वो कसूरवार है तो उनके खिलाफ वज़ीर इमरान खान कार्रवाई करेंगे। आप क्या समझते हैं कसूरवार है? मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो नहीं है, जो मीडिया के ज़रिए सुनता हूँ। मैंने आपको पहले कहा उसका नाम वज़ीर इमरान खान है, ठीक है, और वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, चाहे उनके अपने क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से तो शेख साहब जाना चाहें तो ये पहले देखिए परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का डाकू कहते रहे हैं, तो आप वो उनको इस असम्बली का स्पीकर लगा दिए। लेकिन जी पंजाब का डाकू मैंने तो नहीं कभी सुना, इमरान खान साहब ने, मैंने नहीं सुना, कभी आपसे सुन रहा हूँ। लेकिन ये जब इलेक्शन होने जा रहे थे जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का 2-3 जमातों के साथ इत्तेहाद था, तो उस वक्त उस मौके हालात के इत्तेहाद किया है। और आज आप ये भी देख रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई अपना ही साथी को पार्टी का भी कोई बंदा क्यों ना हो, या पार्टी से दूसरा कोई इत्तेहादी ना हो, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन लगता है, कभी ये तारीख़ में हुआ है इस तरह कि वज़ीर आज़म इस तरीके की उन लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश करते हों, या असल तो प्रॉब्लम ही यही हो रही है, लोग ये समझ रहे थे कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। जो शख्स है उसमें इन्वॉल्व है, आने वाले 10-15 दिन के अंदर पूरी कौम देखेगी कि उनके ऊपर नैब भी अपना एक्शन लेगा, FIA भी अपना एक्शन लेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो ऑर्डर करना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उन्होंने खुद जाकर तो गिरफ्तार नहीं करना, मुतलका अदारे जब ये रिपोर्ट कमीशन की जाएगी उसको पढ़ेंगे, जो लोग कसूरवार हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है शेख साहब, आखिर में मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, आपने उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ या उनको कोई एक नसीहत आप कर सकते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब। इमरान खान साहब एक ईमानदार और मुखलस और सच्चे दिल के इंसान है, जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ना कोई हुक्मरान आया था ना आएगा। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क का पैसा लूटा है जी, और वो पैसा वापस आना चाहिए। अच्छा, वैसे नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता जी वापस आना। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब। करप्ट आदमी। ठीक है। हनीफ अब्बासी साहब। एफिड्रीन केस। चौधरी तनवीर साहब। कब्जा ग्रुप। बैरिस्टर दानियाल। वो नौजवान है, अपने बाप की वजह से अगर उसको कोई परेशानी उठाना पड़ती है तो अलग बात है, लेकिन वो स्ट्रगल। आखिरी नाम शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब एक पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक मिसाल है कि जिनकी कोई सियासी हिस्ट्री ना हो, बैक ना हो, कोई जनरल कर्नल, कोई ख़ानदान का नाम ना हो, और एक गरीब घर से उठकर आज वो 22-23 साल से इस हल्के से MNA हो, उन लोगों के लिए ये एक मिसाल है कि जिनको ये नहीं कि क्या नाम है कि MNA बनने के लिए या इस मुल्क में नाम पैदा करने के लिए कोई फैमिली बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। शेख रशीद अहमद साहब उनके लिए एक रोशन मिसाल है कि उन्होंने आज इस मुकाम पर खड़े हैं अपनी मेहनत की वजह से खड़े। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की 22-23 साल से इस हल्के में वो जो है मुंतखब हो रहे हैं,
तो ये शेख साहब ने भी काफ़ी दफ़ा कहा है, तो ये नाला लई का मसला कब तक हल हो जाएगा? देखिए, नाला लई का जो मसला 80 अरब रुपये का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। आज से 12-13 साल पहले जब हमने इसको शुरू किया तो जो 17 रुपये का प्रोजेक्ट था, उस वक्त जनरल मुशर्रफ को हम यहाँ पर लाए, उसने इसका अफ्ताह किया, काम भी शुरू किया, हम उसमें कुछ पैसे ले भी आए, लेकिन इन लोगों ने इसलिए बनने नहीं दिया कि वो शेख रशीद अहमद साहब के नाम से मंसूब। अगर वो बन जाता तो ये हमें मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी। अब 17 अरब कहाँ और 80 अरब रुपया कहाँ है। उसके लिए अब हमने जो क्या नाम है नेस पार्क वालों को उसका नक्शा डिज़ाइन कर रहे हैं, और कमिश्नर रावलपिंडी, RDA, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सारे हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक ट्रेन भी चाइना की कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसका क्या नाम है देख रहे हैं। वहाँ पर एक ट्रेन भी हम चलाना चाहते हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को वहाँ से लेके जाएगी। लेकिन ये मनसूबा एक ऐसा है, रावलपिंडी शहर में जो ट्रैफिक का बहरान है वो लई एक्सप्रेसवे से ही ख़त्म हो सकता है, और इसके मुतबादल कोई हल नहीं। लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी है, 80 अरब रुपया है। मैं वज़ीर इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, आर्मी चीफ से भी दरख्वास्त करता हूँ, और वज़ीर ख़जाना साहब से, असद उमर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि CPEC में इसको डाला जाए, और ये एक ऐसा रोड बनेगा जो रावलपिंडी शहर की तारीख़ में जो इसका एक नाम होगा, और इसके अलावा रावलपिंडी शहर की ट्रैफिक का बहरान हल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शेख राशिद शफीक साहब जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में तमाम इन्होंने बातों को क्लियर किया। तो आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए AH शो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।